हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, परंतु आप अभी हेडिंग केवल पोटेंशियल एनर्जी डालिए। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी डिनोट की जाती है कैपिटल यू से, और मैं इसका एब्रिविएशन यूज करूंगा शॉर्ट फॉर्म पीई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि वैसे तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करना चाहिए सीधा कि भाई ये चार्जेस हैं, इनका पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह कैसे निकालते हैं, इससे स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, कारण क्या है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में, ठीक, वर्क पावर एनर्जी में हम सभी लोगों ने पहली बार पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना, और वहां पर हमने एक लंबा चौड़ा लेक्चर, टीचर ने 40-45 मिनट लेकर के पूरा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो कि एक काफी कॉम्प्लेक्स, 11th क्लास के हिसाब से काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, मतलब 11th क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैं मानता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स में ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट गिना जाएगा। ठीक, तो उस टाइम ये काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम काफी मन से समझते हैं उस क्लास में, राइट। परंतु होता क्या है कि उस क्लास में तो हम अच्छे से पूरी तरह से समझ लेते हैं, परंतु होता क्या है कि जब हम क्वेश्चंस को करने चलते हैं तो 11th क्लास में चाहे आप जिस लेवल की तैयारी कर लीजिए, चाहे ग्रेविटेशन आप मेंस नीट की तैयारी कर रहे हो या एडवांस वगैरह की तैयारी, एडवांस में तो मान लीजिए एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गए, परंतु 11th क्लास में कौन बच्चा एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करता है। ठीक, तो जब तक आप एकदम एडवांस लेवल के एकदम अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चंस पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक क्या होगा ना कि केवल फॉर्मूले से काम चल जाएगा। जैसे आप लोगों ने अब तक पोटेंशियल एनर्जी में जितने क्वेश्चन जो पढ़ी होगी उसमें क्या यूज किए होंगे, mgh, स्प्रिंग पर आए तो हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। वर्क पावर एनर्जी में ये दो यूज किए, mgh और हाफ के एक्स स्क्वायर, और सीधा फॉर्मूला यूज किए हैं। ठीक है, एंड देन ग्रेविटेशन चैप्टर में आए तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gm1m2/r। ठीक, ऐसे, राइट। और बहुत ज्यादा यूज किए तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम में W नेट इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में मतलब हमने वर्क पावर एनर्जी के, जब पोटेंशियल एनर्जी का क्लास आया तो पूरे क्लास में हमने समझा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और या फिर हम केवल, टीचर जानता था कि आप लोग नालायक नहीं पढ़ने देते हैं, सीधा फॉर्मूला बताया आगे चल दिया, वो भी बात गलत है। तो परंतु मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था, उनके लिए भी क्या है कि फाइनली ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और इन रिजल्ट से अपने को आंसर्स मिल जाते हैं। और वो जो कॉन्सेप्ट है ना कॉम्प्लेक्स सा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उन सब का कभी कोई यूज नहीं आता और ना ही कोई पूछता है। 11th क्लास में किसी ने पूछा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, बोले mgh, या बहुत ज्यादा बोल दिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ये सब बोल दिए, बहुत बढ़िया। ठीक, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसका कभी यूज नहीं आता क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो होता क्या है कि वो दिमाग से पूरी तरह साफ हो चुका होता है, यानी वो बच्चा जो केवल बोर्ड लेवल के लिए पढ़ने गया था एक सिंपल से इसको बोर्ड की कोचिंग में,
जिसे सिर्फ ये फॉर्मूला बताया गया U इक्वल टू mgh एंड हाफ के एक्स स्क्वायर, और जिसने पूरा पढ़ा वो सब 12th में आते आते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू होते होते तक सब एक लेवल पर आ जाते हैं कि सबको फॉर्मूला बस पता है कि ये है। ठीक, मैं टॉप 1% की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई सर हमें याद है वगैरह, ठीक है ना। तो मोस्टली 99.9% बच्चों के दिमाग से कॉन्सेप्ट हट चुका होता है और याद भी रहता है तो क्या याद रहता है, केवल और केवल फॉर्मूला। ठीक, जबकि आपको पता है कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट, राइट, और खास करके पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में क्वेश्चंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि अब फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। अब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह आना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा भी ऊपर उठेंगे ना, मतलब बोर्ड लेवल से थोड़ा सा भी ऊपर उठेंगे आप तुरंत फंस जाएंगे। इनफैक्ट बोर्ड के ही कितने सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फंस जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये ना मानते हुए कि भाई आप वो सारा कॉन्सेप्ट याद रखें या ये बोल देना कि जाके रिवाइज कर लेना, मैं पूरा फ्रॉम द स्क्रैच आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक, अगर आप पूरा भूल भी चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बस ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए। ठीक है, और एक बार ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो फॉर्मूलों से डील करना एकदम आसान, आप डील कर चुके हैं। ठीक है, तो एकदम पोटेंशियल एनर्जी को एकदम हम बेसिक लेवल से हैंडल करेंगे। ठीक है, चलो तो अब देखिए क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जब भी हम किसी सिस्टम पर वर्क करते हैं, जब भी हम किसी सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी कि हम वर्क डन कर रहे होते हैं तो हम उस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं, हम उस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन implies सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी यानी वर्क डन करना कुछ नहीं है, आप सिंपली उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एनर्जी आपने सप्लाई की है, ये जो एनर्जी आपने सप्लाई की है, either it can be converted into kinetic energy, either it can be converted into kinetic energy, right, or it can be stored in the form of potential energy, or it can be stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जो एनर्जी आपने सप्लाई की हो या तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में नजर आएगी और या तो फिर ये उस सिस्टम में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप बाद में यूज कर सकते हैं, राइट, किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वो छोटे छोटे एग्जांपल नहीं दूंगा कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, पानी को हम ऊपर ले आते हैं वर्क करके, तो हमारा किया गया वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जो हम उसको छोड़ते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, राइट। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी आपने यूज कर ली, यूटिलाइज कर ली, आपने वर्क डन किया और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो एनर्जी गई, वो आप बाद के लिए नहीं रख सकते। ठीक, अब आपने एक बार काइनेटिक एनर्जी दे दी ना चीज को तो आप गई हो, ठीक है ना। अब आप ये नहीं सोच सकते कि भाई बाद में इसको यूज कर लेंगे इस काइनेटिक एनर्जी को,
नहीं, जब तक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपने पानी को ऊपर चढ़ाया तो उसके ऊपर पास पोटेंशियल एनर्जी उसके उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड एनर्जी को आप ये सोच सकते हैं कि बाद में किसी और फॉर्म में हम यूज कर लेंगे, परंतु एक बार आपने ऊपर से पानी को गिरा दिया, एक बार आपने अगर पानी को ऊपर से गिरा दिया, अब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में रूप में कन्वर्ट हो गई है, या तो तुरंत यूज करिए तो करिए, नहीं तो फिर जाइए, यानी बाद में यूज। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को खर्च कर देता है, यूटिलाइज कर लेता है, राइट। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि 2 पॉइंट में लिखूंगा, और जो मैंने बोला था ना कि 99.99% बच्चे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, केवल फॉर्मूला याद रहता है, चौंकना मत। ठीक, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी is not defined. Absolute potential energy is not defined. Only change in potential energy of a system is defined. Only change in potential energy of a system is defined. ठीक, अब कई लोग चौंक गए होंगे, कारण कि भाई वो लोग तो U इज इक्वल टू mgh यूज करते आ रहे हैं। कई बच्चे ऐसा मन में सोच रहे होंगे सर हम तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh यूज करते आ रहे हैं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh यूज करते आ रहे हैं और आंसर भी आता है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि तुम गलत बोल रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ठीक, अब देखो क्या है इसमें गलत क्या है। इसमें गलत ये है कि भाई मैंने बोला कि पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड। मैंने बोला कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, जबकि आपने एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रखी। ठीक, एब्सोल्यूट का मतलब होता है आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट में डिफाइंड है कि भाई किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, 30 जूल, 40 जूल, 3000 जूल, जैसे भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। परंतु ये सेंटेंस कहता है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिफाइंड नहीं, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू आप नहीं बता सकते किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी की, जबकि आपने यहां क्या किया है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh बता रखा है। ठीक, फिर किसी ने पूछ दिया ये पोटेंशियल एनर्जी आप mgh बता रहे हो किसकी है, तो आपने गुस्से में उसको बोला कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h। अब देखो आगे बोला गया है कि ओनली एक तो केवल चेंज डिफाइंड और वो भी किसकी पोटेंशियल एनर्जी में? सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, पहली बात एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड है, इस कारण ये गलत लग रहा है। दूसरी बात कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिफाइंड है,
यानी एक पार्टिकल की तो पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती, जबकि आपने यहां पे क्या बोल रखा है, एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सिंपली क्या हो गया, मीनिंगलेस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन की जाती है सिस्टम की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसकी डिफाइन की जाती है, सिस्टम की। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी केवल सिस्टम की डिफाइन की जाती है, जबकि आपने यहां पर बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मीनिंगलेस सा टर्म है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल बताओ, इसका मतलब कि आप मीनिंगलेस बात कर रहे हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड। ठीक, सिंपली केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिफाइंड, राइट। तो भाई क्या डिफाइंड, डिफाइंड ये है, या एक बात ऐसा समझो कि इससे आंसर तो सब आ जाता था, इससे आंसर तो सब आ ही जाता था। ठीक, तो कोई ये भी पूछ सकता था सर कैसे आ जाता था, क्यों आ जाता था, अगर ये गलत है तो हम बोल सकते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, ये पूर्ण रूप से गलत नहीं है। दिस इज ओनली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक, दिस इज ओनली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मतलब U इज इक्वल टू mgh कब होगा, किसका होगा, यानी टर्म्स एंड कंडीशन ये मिसिंग। ठीक, U इज इक्वल टू mgh सही है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, राइट, जो कि हम नहीं बता रहे। तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये डेफिनेशन पर, इस सेंटेंस पर फिट नहीं हो रही। और बाकी रही के आंसर्स क्यों आते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस में वही सिचुएशन ली जाती जिनमें U इज इक्वल टू mgh बैठ जाए। भाई वही सिचुएशन ली जाती है जिसमें U इज इक्वल टू mgh बैठ जाए, राइट। ठीक, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है, यहां पर आप 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा, और जब मैं अभी एक बार बोर्ड भरेगा तब तक मैं पूरा समझा चुका हूंगा, तब आप इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करिएगा। ठीक, आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे। इसको नोट करिए, मैं मिटाता हूं, और एग्जैक्टली जब ऊपर से बढ़ते बढ़ते यहां तक आऊंगा ना, तो तब मैं यहीं पर लिख दूंगा आपको कि इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होगी, राइट। नोट कर लीजिए। तो अब देखिए क्या है, 4th पॉइंट के रूप में कि भाई अब तक तो मैंने आप लोगों को केवल गलत साबित किया है, तो अब क्या है कि भाई सही बात क्या है, आप डिफाइन करिए। तो डिफाइन किया गया है, एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
डेल्टा का मतलब समझते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक। इसे शॉर्ट में क्या लिख देंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जी। यही आपकी मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है, यही आपकी मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है। अब तक आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, जितनी भी चीजें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ी हैं, आगे जो भी पढ़ेंगे सब इसी से निकल करके आएगा, ठीक। तो इसको आप एकदम पकड़ के रखना, ठीक है। इसको आप एकदम पकड़ के रखना, ये ना कहीं छूटने पाए। कभी भी आप फंसोगे आप इस पर चले आना, ये आपको हमेशा सही रास्ता दिखा देगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, बाकी सब कंक्लूजन से इससे हमने निकाले हैं, ठीक। तो अब क्या है कि अपने बेसिक प्रॉब्लम यू इज इक्वल टू mgh वाले पर आते हैं, और समझने के लिए, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। सिंपलेस्ट सिचुएशन कंसीडर करते हैं, राइट। आपने जो सबसे पहली बार जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा तब जो आपने डिराइव किया, क्या डिराइव किया था, U इज इक्वल टू mgh, राइट। तो वही सिचुएशन हम भी कंसीडर करते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट। तो लिख लीजिए, कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉल प्लस अर्थ सिस्टम, बॉल प्लस अर्थ सिस्टम नियर द सरफेस ऑफ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक। इसको कंसीडर करिए। इसमें सिंप्लिसिटी क्या है कि फोर्स कांस्टेंट रहेगा नियर द सरफेस ऑफ फोर्स। किसी हम मास की बॉडी पर क्या फोर्स लगता है, mg। तो सपोज ये अर्थ है और ये बॉल, इसे आप h हाइट ऊपर ले गए। ये अर्थ प्लस बॉल सिस्टम का ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। जो लोग हिंदी मीडियम से आए हो समझ लें, इसे हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। एक पर्टिकुलर वे में रखा गया है, अर्थ यहां है, बॉल यहां पे रखी गई, तो इसे हम बोलते हैं, इसे मैं बोल देता हूं कॉन्फ़िगरेशन 1। अब बॉल को आप ऊपर ले गए ना, साइड ऊपर आपने यहां सजा दिया, तो एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अर्थ अपनी जगह पे है और अब बॉल कहां चली गई, यहां, और ये हाइट कितना हो गया, h। तो ये कहलाएगा कॉन्फ़िगरेशन ये कहलाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन 2, राइट। तो अब अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, क्योंकि डिफाइन क्या किया गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन किया गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो सिस्टम ने क्या लिया है, अर्थ प्लस बॉल सिस्टम, और अर्थ प्लस बॉल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब होगा, जब उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। बॉल यहां थी, बॉल यहां चली गई, ठीक। पहले अर्थ के सरफेस और बॉल के बीच में डिस्टेंस 0 था, अब अर्थ के सरफेस और बॉल के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया है, एस। तो इसे हम बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। सिस्टम वही है, अर्थ प्लस बॉल, क्या चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम
तो एक ही सिस्टम के पोटेंशियल चेंज कैसे होगी? जब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, राइट। तो अब देखते हैं कि 1 से लेकर 2 में जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो 1 से 2 में जाने में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर क्या है? mg। तो वर्क डन बाय mg क्या है? mg फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h ऊपर की तरफ, राइट। तो टोटल वर्क डन क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट नीचे, सॉरी फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो वर्क डन कैसा हो? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, राइट। ठीक, तो आपका वर्क डन कितना आया? -mgh। ठीक, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां? 1 कॉन्फ़िगरेशन से 2 कॉन्फ़िगरेशन में जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय mg एंड नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय mg कितना है? हो जाएगा प्लस mgh। वर्क डन बाय mg कितना आया था? -mgh, राइट। तो नेगेटिव वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? प्लस mgh। यानी 1 से 2 जाने में, 1 से 2 जाने में पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया है? प्लस mgh। यानी 1 से 2 जाने में पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई है। यानी अगर हम 1 की पोटेंशियल एनर्जी 0 माने तो 2 की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, राइट। अगर हम 1 की पोटेंशियल एनर्जी 10 माने तो 2 की पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस 10 हो जाएगी, राइट। यहां की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं -mgh मानूं तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, mgh बढ़ जाएगी, राइट। तो हमने अब तक अपने इस कैलकुलेशन से ये प्रूव कर दिया है कि 2 की पोटेंशियल एनर्जी जब बॉल h हाइट पर है, जब बॉल h हाइट पर है, तब कॉन्फ़िगरेशन 2 की पोटेंशियल एनर्जी 1 की पोटेंशियल एनर्जी से mgh ज्यादा है। और अगर हम 1 की पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे तब 2 की पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, राइट। तो आपने जो u इज इक्वल टू mgh लिखा था ना, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या थी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस बॉल सिस्टम, अर्थ प्लस बॉल सिस्टम एट हाइट h, ऑब्वियसली बॉल की हाइट है, एट हाइट h f the potential energy, if the potential energy at reference point, सिचुएशन 1 को क्या बोल रहे हैं? रेफरेंस, एट रेफरेंस पॉइंट इज 0। ठीक, अब देखिए बच्चों दो बातें। हाइट भी, तो हाइट जैसे आप बोलोगे कि यहां की हाइट 5 मीटर है, कहां से? रेफरेंस पॉइंट्स, राइट। तो आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस बॉल सिस्टम एट हाइट h, अर्थ से एट हाइट h, बॉल जब h हाइट पर रहेगी तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉल प्लस अर्थ सिस्टम कितनी होगी? mgh। बॉल जब h हाइट पर होगी तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस बॉल सिस्टम कितनी होगी? प्लस mgh। कब होगी? जब इफ द पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट किसे? जहां से आपने h हाइट माना है,
वहां पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो लगे। ठीक, एक बार फिर से बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल प्लस अर्थ सिस्टम एट हाइट h mgh होगी अगर आप एट द रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से h हाइट आपने नापा है वहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर कर लोगे। राइट, ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट सेंटेंस, नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों क्या है कि 1 की पोटेंशियल एनर्जी या 2 की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग डिफाइन नहीं हो सकती। ठीक, 1 की पोटेंशियल एनर्जी या 2 की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग नहीं डिफाइंड। ठीक, हम ये नहीं बोल सकते कि 1 की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बस चुप। ठीक, या हम ये नहीं बोल सकते कि 2 कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी mgh। राइट, इसीलिए हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1 का जीरो तो 2 का mgh, 1 का माइनस mgh तो 2 का जीरो। किसी एक जगह का डिफाइन करेंगे तब हम दूसरी जगह की बोल सकते हैं। ठीक, परंतु एक बात ध्यान देने वाली है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1 की पोटेंशियल एनर्जी और 2 के पोटेंशियल एनर्जी फिक्स नहीं है। 1 की पोटेंशियल एनर्जी और 2 की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिक्स नहीं, राइट, परंतु चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिक्स। ठीक, 1 की पोटेंशियल एनर्जी और 2 की पोटेंशियल एनर्जी फिक्स नहीं है। 1 का कुछ मानोगे तो 2 का कुछ आएगा। ठीक, 1 का कुछ और मानोगे तो 2 का कुछ और आएगा, परंतु एक चीज फिक्स है जो नहीं बदलेगी, वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो हमेशा कितनी रहेगी, mgh। राइट, ठीक, तो अगले पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट हो गया चौथा पॉइंट, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन लिखा था ना हमने, तो पांचवा पॉइंट हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट। जैसे 1 को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था ना, कि 1 पर 0 मानेंगे तो 2 पर mgh होगा, 1 पर 0 मानेंगे तो 2 पर mgh होगा। ठीक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, अब देखो क्या है, अगला पॉइंट है कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड, डज नॉट, या इसको लिख लीजिए इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बॉल को आप फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से उठा करके h हाइट तक ले जा रहे हैं, तो किस पाथ पर ले जा रहे हैं ये कुछ भी मैटर नहीं करता।
ठीक, बॉल को अगर आप उठा करके एच हाइट पर ले जा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, mgh का। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बॉल के पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बॉल के पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, डिपेंडेंट ऑफ पाथ बिकॉज potential energy is only defined for conservative forces, is only defined for conservative forces, right? Is only defined for conservative forces, right? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते। कारण पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर, पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन नहीं करते। ठीक, कारण क्या है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बिकॉज फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, work done depends upon path. Work done depends upon path. Therefore, change in potential energy will also depend upon पाथ। तो अब सपोज करो, चलिए पूरा समझा देता हूं। लिखते लिखते हाथ में दर्द हो गया होगा, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सपोज ये ए कॉन्फ़िगरेशन है, बी कॉन्फ़िगरेशन, या बॉल को ही ले जाना है। चलिए बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये अर्थ है और ये बॉल है और इसे एच हाइट पर ले जाना है। तो अगर डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट वर्क डन होगा, डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट वर्क डन होगा, ठीक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि डिपेंड करता है वर्क डन पर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक डिफरेंट होगी, यानी पाथ डिपेंडेंट होगी। तब तक पाथ इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बिटवीन दीज टू कॉन्फ़िगरेशंस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन किया गया है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन किया गया है। कारण क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए में
वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक। और अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करने लगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड करने लगेगी, और पाथ तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, और पाथ अगर इनफाइनाइट हो सकते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बिटवीन टू कॉन्फ़िगरेशंस इनफाइनाइट हो सकती है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक। जबकि कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या होता था कि वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पाथ के इंडिपेंडेंट, यानी बिटवीन टू कॉन्फ़िगरेशंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना तो पाथ पर डिपेंड करेगी और ना ही इस बात पर डिपेंड करेगी कि किसी एक की कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आपने कितनी ली है, ठीक। ना इस बात पर डिपेंड करेगी कि एक की पोटेंशियल एनर्जी आपने कितनी ली है। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक फिक्स क्वांटिटी आएगी और इसीलिए यूजफुल होगा, चाहे जिस पाथ पर दे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उतना ही आएगा, राइट। और ये इसीलिए यूजफुल होगा, राइट। तो ये मैंने आज के वीडियो में मैंने आप लोगों की जो भूली बिसरी यादें थी ना पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लेकर के, उसको इंटैक्ट करने का प्रयास किया है, ठीक। और परंतु फिर भी ये काफी उलझा हुआ सा कॉन्सेप्ट है, तो आप अपने नोट्स को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। कुछ लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बाकी बेसिक बातें पोटेंशियल एनर्जी आज हमने क्या बातें की, पोटेंशियल एनर्जी की वो बातें की जो टॉपिक पर डिपेंड नहीं करता, किसी फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। मतलब फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो ये सारी बातें वैलिड हो जाएंगी, अब चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एकदम इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बातें की, राइट। नेक्स्ट क्लास में एक्सटर्नल एजेंट का इसमें रोल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।